जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा क्लासरूम में। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फिर से एक नया चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, कैपेसिटर हमने पढ़ लिया। ये तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट थे और इसी में हम आगे बढ़ते हुए अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। देखिए, अभी जो ब्रांच का नाम था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो वाला पार्ट हमने पढ़ लिया ना, करंट में पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया। अभी हम बात करें मैग्नेटिज्म की। अभी हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है वो क्या है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं और ये लिंक कैसे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक कहीं ना कहीं लिंक होंगे ना यार, इसीलिए ब्रांच का नाम रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अलग अलग ब्रांच होती है, उसका इलेक्ट्रो से रिलेटेड अलग ब्रांच होती है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड अलग ब्रांच होती है, पर नहीं, इन दोनों को मिला के एक नाम देते हैं, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब दोनों चीजें आपस में लिंक है और बहुत ही ढंग से लिंक्ड है। मतलब दोनों चीज बहुत बढ़िया ढंग से लिंक्ड है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पूरे पूरे लिंक है। वो लिंक क्या है वो हम थोड़ी आने वाले चैप्टर्स में हम उसके बारे में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं भाई साहब, मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई चीज कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करती है। जैसा हमने सेम डिट्टो कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी, वहां पे कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है सी, वैसा ही सेम सीक्वेंस हम यहां पे रखेंगे, पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन 12th की फिजिक्स में थोड़ी चीजें डिफरेंट, जैसे एक ही चैप्टर पर चीजें बदल जा रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा अलग था, करंट थोड़ा और अलग था, कैपेसिटर तो चलो इलेक्ट्रिसिटी मैच कर रहा था, मैग्नेटिज्म इन सबसे ही अलग है। तो यार 12th के पढ़ने का मजा ये है कि आपको एक थोड़े से टाइम इंटरवल में नई चीज देखने को मिलेगी आपको। पर 11th की फिजिक्स में ऐसा नहीं था। 11th की फिजिक्स में क्या था, एक बार आपने जो पढ़ दिया, जैसे मैकेनिक्स में F इज इक्वल टू एम में पढ़ा, वो भाई साहब लगातार चलता रहा। कहां तक चलता रहा? आपके रोटेशन, एसएचएम, सब तक वही चलता रहा। F इज इक्वल टू एम में थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें बदलती रही, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, उसी को लेकर घूमते रहे बहुत टाइम तक। पर 12th में ऐसा नहीं है। 12th में चीजें एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद में चीजें बदलती रहेगी। तो अब आइए, अब हम थोड़ा इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिज्म तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में भाई साहब मैग्नेट। और मैग्नेट हमने जीवन मतलब बचपन में तो आप लोग खेलते थे, अभी भी आप बूढ़े थोड़ी हो गए, अभी भी आप लोग मैग्नेट तो कभी मिलता होगा तो कुछ कुछ कर लेते होंगे उससे। वो नहीं आया करता, पहले मेले में जाया करते थे तो वहां पे वो दो मैग्नेट्स आया करते थे, उनका ऊपर उछाला करते थे, फिर वो जाके चिर ऐसे आवाज करा करती थी, फिर नीचे आया करती थी। वो गेम सा होता था, गेम खेला करते थे। नहीं तो मैग्नेट से एक चीज को चिपकाना, एक मैग्नेट से दूसरी मैग्नेट को चिपकाना, लोहे से मैग्नेट को चिपकाना, ये सब चीजें हम अपने बचपन में करते हुए आए हैं। तो मैग्नेट हमारे जीवन में हमने देखा है। मतलब ऐसा नहीं है मैग्नेट को बिल्कुल ही नई चीज है, नहीं, मैग्नेट हमने देखा है, पर उसकी फिजिक्स क्या है वो हम बहुत ही कम जानते हैं। तो आज हम उसको शुरू करने वाले हैं। देखिए, मैग्नेटिज्म का जो रोल है प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत जगह है। मतलब बहुत, मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि आपने जीवन में कहां कहां मैग्नेट देखी है, मतलब कौन कौन सी जगह पे आपने मैग्नेट का यूज होते हुए देखा है। तो अगर आप भी सोच के बोलेंगे ना, कम से कम 4-5 चीजें, 8-10 चीजें तो आप नाम ले ही देंगे, सर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनका यूज होता है। तो थोड़ा सोच के देखेंगे कहां कहां पे यूज होता है। थोड़ा दिमाग लगाइए कहां पे होता है, थोड़ा सोचिए। स्पीकर्स याद है आपको? स्पीकर्स के पीछे वो मैग्नेट लगा हुआ रहता था, स्पीकर्स के पीछे आगे उस पे एक कवर रहता था, पीछे मैग्नेट लगा रहता है। स्पीकर्स में मैग्नेट यूज होता है आपके पास। रेफ्रिजरेटर के ऊपर मैग्नेट यूज होता है। आप अगर कुछ कुछ वो मूवीज में आप देखते हैं कि जब बड़े बड़े परिवार होते हैं, हस्बैंड भी वर्किंग, वाइफ भी वर्किंग, तो हस्बैंड वाइफ के लिए वहां पे नोट लगा के जा रहा है, वाइफ हस्बैंड के लिए नोट लगा के जा रही है। देखा, फिल्में में देखते हैं थोड़ा बहुत। तो भाई साहब वहां पे आपने देखा है ना भाई, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी मैग्नेट का यूज होता है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे मैग्नेट चाहिए। जैसे पहले जो सीडी प्लेयर आया करते थे, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, उसका जो रीडर हुआ करता ना, वो प्लेयर आया करता, उस रीडर को कभी अगर आप उस प्लेयर को खोलेंगे, उसके अंदर जो रीडर होता था उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता था। ऑडियो टेप्स पहले आया करती, उसके अंदर मैग्नेट का यूज होता था। वीडियो टेप से मैग्नेट का यूज होता था। वीसीआर के अंदर मैग्नेट का यूज होता था। आपके जो टीवी था, टीवी के अंदर मैग्नेट का यूज होता था। और जो कार में आजकल जो ऑटोमेटिक पार्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर मैग्नेट का यूज हो रहा है आपके पास। तो मैग्नेट भाई साहब, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में मैग्नेट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लीजिए हमने वो क्रेन देखी है ना, वो जेसीबी आती है, जो जेसीबी मिट्टी विट्टी खोदती है, वो आपने देखा है। एक आती है जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक कबाड़, जैसे मान लीजिए आपके मेटल का कोई कबाड़ है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लोहा वगैरह लाके डंप किया गया। अब आपको क्या करना है, लोहा को अलग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक क्रेन यूज करते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट रखती है। उससे क्या होता है, उसमें डालते हैं तो वो सब लोहा चिपक जाता है, फिर साइड में लेके जाते हैं, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, वो डंप कर देते हैं।
ऐसी क्रेन आती है, आपने आप इंडस्ट्रीज में उसको देखेंगे, या फिर आप जहां पे ये जो डंपिंग जोन है जहां से मेटल को पिक करना होता है वहां पे उनका यूज होता है। उसमें क्या करते हैं वो एक उनके पास जो जैसे जेसीबी में आगे वैसे मुंह सा होता है वैसा ना होके एक उनके पास एक डिस्क टाइप में रहता है, तो उसको जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेट बन जाता है। मतलब आप चाहे तो एक उस चीज को आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं और ना चाहे तो मतलब आप मैग्नेट बनाइए मत, चाहे वो विदाउट मैग्नेट भी हो जाएगा। मैं करंट फ्लो कराएंगे तो वो चीज मैग्नेट बन जाएगी और नहीं कराएंगे तो नहीं बनेगी। पर आपने ऐसा नहीं देखा, आपने अपने जीवन में जो भी मैग्नेट्स देखी वो सब थी परमानेंट मैग्नेट्स। वो क्या थी? परमानेंट मैग्नेट। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर अब मैं चाहूं तो ये मैग्नेट बने, मैं ना चाहूं तो मैग्नेट ना बने, ऐसा नहीं था। वो मैग्नेट है तो मैग्नेट ही रहेगी, उसे बोलते थे परमानेंट मैग्नेट। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसमें क्या होता है, आप करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो करवाने से वो मैग्नेट बन जाता है। कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वैसे बता रहे एक बार चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो जब हम उसमें करंट फ्लो करवाते थे, जब क्रेन के साथ में डिस्क रहता है उसमें आप करंट फ्लो करवाएंगे तो उसका एक पार्ट मैग्नेट बन जाता है। फिर आप उसको जहां पे लोहा पड़ा है, जहां पे आयरन है वहां पे लेके जाइए, मेटल्स हैं वो सब मेटल्स पे चिपक जाएंगे। चिपक गए, आपने उनको उठा के साइड में रखा, अब उनको डंप करना है। डंप करने के लिए आप करंट बंद कर दीजिए, अब वो मैग्नेट नहीं रहेगा तो सारा मेटल वहां पे डंप हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैग्नेट का यूज होता है। और आपने मैग्लेव ट्रेन का नाम सुना होगा, मैग्लेव, दिस इज मैग्नेटिक रेडिएशन जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक रेडिएशन नाम सुना है आपने? जो हाई स्पीड ट्रेन आती है, हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन में एक कंसेप्ट यूज होता है। हाई स्पीड ट्रेन होती है उसमें से कुछ ट्रेन का कंसेप्ट सबका अलग अलग है, मैं एक का कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, उसे मैग्लेव ट्रेन बोलते हैं। वो क्या होती है, वो थोड़ा सा अपनी जो जमीन है उससे ऊपर रहती है, जो ग्राउंड है उससे थोड़ा सा क्या रहता है, ऊपर रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं जैसे यहाँ पे ट्रेन जा रही है, अब उस ट्रेन को आप सोच के देखिए यार, मान लीजिए हमारे पास जो रेल्स पे जो ट्रेन चलती है, जो पटरियों पे जो ट्रेन चलती है, रेल्स पे जो ट्रेन चलती है, उसको आप एक स्पेसिफिक स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चला सकते। वो मान लीजिए 150 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर हो गया, अगर हम उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो क्या होगा, इतनी हीट डेवलप होगी। क्यों हीट डेवलप होगी भाई साहब? जब गाड़ी इतनी, जब ट्रेन इतना तेज चल रहा होगा तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है ना, किस किस के बीच में, वो जो रेल्स है और जो ट्रेन के जो आपके पास में पहिए हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स से क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, हीट आ रहा है, इतना हीट आ जाएगा कि इतनी स्पीड से चलते हुए ट्रेन के जो आपके पास व्हील्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम हाई स्पीड ट्रेन को पटरियों पे नहीं चला सकते, रेल्स पे नहीं चला सकते, हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें जमीन से थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। सर उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे पहला बेनिफिट तो ये होगा, फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा। आप समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा और आपको जो ड्रैग मिल रहा था फ्रिक्शन की वजह से वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हीट डेवलप नहीं होगी तो आपके जो उसके जो व्हील्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैग्नेटिक रेडिएशन वाले कंसेप्ट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रेन को ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ग्राउंड से। अब उससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल या फिर बहुत कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि स्पीड एक्वायर करने में आसानी होती है। और दूसरी बात, जो आपके पास में जो मेटल्स हैं जो ट्रेन के, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कुल मिला के हमें जो सिचुएशन समझ में आ रही है वो ये, मैग्नेटिक फील्ड हमारे जीवन में अच्छी खासी जगह पे यूज होता है और हमने बहुत सारी जगह पे देखा भी है। तो यार जो मैग्नेटिक फील्ड की जो साइंस है, मतलब जो उसको ये समझना कि भाई साहब ये क्या है, कैसे है, जो मैग्नेटिक फील्ड की साइंस है दैट वी विल डील इन फिजिक्स। और जो मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशंस हैं दैट यू विल स्टडी इन इंजीनियरिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड के जो हम ये कैसे है, क्यों बना, कैसे बना, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। पर अभी इनका यूज करके क्या क्या बनाया जा सकता है, किस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या कहाँ यूज किया जा सकता है, वो सब इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की साइंस पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा चैप्टर अपने आप में गहरा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत सही है चैप्टर है ये। अब इसके ना ये हमने इस चैप्टर को मतलब कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। वो स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है मैंने डिवाइड किया है, वो स्टैंडर्ड है। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट तो हम पढ़ेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड आता है, कितना आता है और क्यों आता है, ये सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो वो एक टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक पे हम बात करें दैट इज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज या फिर मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन करंट कैरिंग वायर, ऑन करंट कैरिंग वायर। भाई मूविंग चार्ज के ऊपर या फिर करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है, वो कैसा लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में जो पार्ट पे हम बात करेंगे दैट इज बार मैग्नेट
और जो प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेटिज्म की आप बात कर सकते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें हम वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आपके परमानेंट मैग्नेट की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उस सब चीजों की चर्चा करेंगे। ये दोनों पार्ट जेईई एडवांस के लिए हैं। इसमें से जेईई एडवांस सवाल पूछता नहीं है, तो ये जेईई मेंस पूछता है इससे सवाल, तो हम जेईई मेंस में इसका पूछता था। जेईई एडवांस में सिर्फ यही दोनों चीजें हैं, तो हम इस वाले पार्ट को सबसे लास्ट में करेंगे। और यही इससे आप सब ज्यादा फैमिलियर है। वैसे आप बार मैग्नेट से सब ज्यादा फैमिलियर, बार मैग्नेट से ज्यादा आपने अपने जीवन में अभी तक कुछ नहीं देखा है मैग्नेट के अंदर, पर अभी मैं आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा, आपको ये सब टॉपिक्स अपने बनवाऊंगा मैं, बट आपको खुद को फील आएगा नहीं ये हमारे हैं, हमने इसको देखा है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये सब टॉपिक हम लास्ट में करेंगे। इसका रीजन ये भी है बिकॉज ये जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें नहीं पूछा जाता। जेईई एडवांस के लिए ये दोनों है, और तो हम इसलिए पहले इनको करेंगे। शुरुआत करेंगे बच्चों हम इस वाले टॉपिक से। तो आप सब अपने बढ़िया चेयर वेयर लगा के बैठ जाइए, फैल के बैठिए, कुर्सी निकाल लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए। नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। देखिए बच्चों, जो खुद के बनाए हुए नोट्स है ना, खुद के बनाए नोट्स हैं, उनसे वैल्यूएबल कुछ नहीं होता। आपको कोई बुक्स बहुत सारी है, सब इन्फॉर्मेशन बुक्स में आपको मिल जाएगी, पर वो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। तो आपको खुद के नोट्स बहुत ही ढंग से बनाने हैं। जब आप मॉड्यूल सोल्व करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है सर ये सवाल बेहतरीन है, जैसे कई बार होता है मॉड्यूल में आपको कोई सवाल बेहतरीन लग गया और वो होने भी चाहिए, तभी वो मॉड्यूल है। और मान लीजिए सब मॉड्यूल में सब सवाल ऐसे हो जो आपसे हो जाए, फिर क्या फायदा मॉड्यूल का। फंसे हुए सवालों की इज्जत किया करो, कि फंसे हुए सवाल सिखाते हैं जीवन में। सिर्फ अगर कोई सवाल फंसा है तो उसी से आप सीख सकते हैं, जो हो गया वो तो हो गया ना, उससे क्या सीखेगा बता। तो अगर कोई अच्छा सवाल आपको मिले मॉड्यूल के अंदर जिसको आपको देख के लगे हा इसमें मजा आ गया, तो वो सवाल भी आप नोट्स में छाप सकते हैं, या फिर आप वहीं पे सही ढंग से हाईलाइट कर लीजिएगा। बिकॉज जब लास्ट में जब जेईई एडवांस होने वाला होगा तो आपको रिवीजन क्विक करना होगा छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, तो उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर की। आप इसको छापिए। हम सबसे पहले ये वाला पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। जैसा कि हमने बात किया था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में कि हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मेन हेडिंग आप मैग्नेटिज्म रख सकते हैं, सब हेडिंग है आपके पास, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। पहले हम इसी को खत्म करेंगे, इस थोड़ा टाइम टेकिंग है और इंपॉर्टेंट है, तो आइए पहले इसको शुरू करते हैं। यार मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ आइडिया है कि बार मैग्नेट जो होती है, बार मैग्नेट समझते हैं ना, जो बार मैग्नेट आपने 10th क्लास में देखी थी, ऐसा यहाँ पे इसके 2 पोल्स होते हैं आपके पास, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, ऐसा आपने देखा है। इस पे हम गंभीर चर्चा करेंगे भाई साहब लास्ट वाले टॉपिक में जिसमें हमने बार मैग्नेट लिखा था। अभी हम थोड़ा आइडिया ले रहे हैं बस। हमें ये पता था भाई साहब बार मैग्नेट अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। याद है आपको? आप ऐसे फील्ड लाइन बाहर नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, अंदर साउथ से निकलती है, नॉर्थ जाती है, ऐसे करके कुछ कुछ बोला जाता था। 10वीं क्लास की बात, पुरानी बात, कुछ कुछ याद आ रही होगी, आई होप आपको कुछ तो पता ही होगा। ऐसे करके बना, ठीक है, ऐसा सेटअप हमने देखा था। तो हमने बार मैग्नेट हमने देखा है 10th क्लास के अंदर, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा है। इसके अलावा हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखा। अभी हम देख रहे हैं ओस्टर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था। वो क्या करता, वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा था, वो काफी पुरानी बात है। तो ओस्टर्ड नाम का एक बंदा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट करते करते उसका सेटअप क्या था देखिएगा। उसके पास सेटअप में ये था आपके पास कि यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग एक वायर रखी हुई थी, इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, और ऐसे करके कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो कुछ ऐसे, उसने स्विच को बंद किया। ओस्टर्ड भाई साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्या, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है और वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है। उस टाइम पे उसके पास में एक कंपास पड़ा था, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले बंदे के पास कंपास होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक लैब में था, तो लैब में कंपास पड़ा होगा, ऐसा हो सकता है कंपास, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी ऐसा था कि नहीं था वो मुझे नहीं पता, पर लोग कहानी यही बोलते हैं। फिर कहानी यही लिखी हुई है कि लोगों क्या हुआ, वो ओस्टर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके पास में कंपास पड़ा था। जैसे ही उसने स्विच को बंद करा, कंपास ने डेविएशन शो कर दिया। क्या करा, जैसे ही उसने स्विच को बंद किया वैसे कंपास ने डेविएशन शो कर दिया। ओस्टर्ड का दिमाग खराब हो गया। ऐसे कैसे, क्यों दिमाग खराब हुआ सर उसका? भाई उसका दिमाग ऐसे खराब हुआ, उसको समझ में आया भाई ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज करंट फ्लो करवाने में किसका इन्वॉल्वमेंट है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट है करंट को फ्लो करवाने में, तो यार ये क्यों नाचा? क्योंकि अगर आप कंपास को इधर उधर मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वो आया कैसे? मेरी बात समझ में आ रही है? ओस्टर्ड के दिमाग में ये बात ठन के भाई साहब, अगर करंट कैरिंग वायर के पास में हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा, सॉरी एक करंट कैरिंग वायर के पास हमने कंपास रखा, तो कंपास डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब उस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड से पक्का कुछ ना कुछ लेना देना है। क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड कंपास डेविएट नहीं होगा।
कंपास पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी कंपास डेविएट होगा, क्योंकि कंपास में भी आपके पास में छोटी सी बार मैग्नेट होती है, उसका भी एक पोल होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो तब तक डेविएशन शो नहीं करेगा जब तक आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। इसका मतलब ओस्टेड को ये बात समझ में आई कि भाई साहब करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ लेना देना है। वो बात सही भी थी, और इसी एक बात को लेके आगे आगे बढ़ते बढ़ते लोगों ने आगे बढ़ते बढ़ते इसको एक अच्छे स्केल पे यूज कर लिया इस चीज को कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया, वी कंक्लूड दैट एन करंट कैरिंग वायर ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस magnetic field to its surrounding region। ये बात ओस्टेड की वजह से लोगों को समझ में आ गई। क्लियर है? तो पहले आप ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट छाप लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, और ये वाली बात लिख लीजिए और अपनी भाषा में इसको छाप लीजिएगा। स्विच को बंद किया, स्विच को बंद करने से करंट फ्लो किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, कंपास के अंदर डेविएशन हुआ। कंपास में डेविएशन हुआ तो लोगों को ये चमका डेविएशन कैसे हुआ, तो लोगों फिर हमें समझ में आया कि भाई अगर कंपास डेविएट हो रहा है मतलब पक्का मैग्नेटिक फील्ड आना ही चाहिए। इसका मतलब क्या, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड से कोई ना कोई लेना देना है। क्लियर है बच्चों? तो आप पहले इस एक्सपेरिमेंट को छाप लीजिएगा अपनी भाषा के अंदर। फिर हम ये देखते हैं यार, ठीक है इतनी बात हमें समझ में आ गई कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पर कितना होगा उसकी सब की वैल्यू निकालना, किस डायरेक्शन में होगा ये देखना, ये सब भी जरूरी है। तो उसके लिए बायट सावर्ट ने एक लॉ दिया। किसने दिया बच्चों? बायट सावर्ट। बायट सावर्ट लॉ ये अपने आप में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, और इस वाले जो सब टॉपिक की हम बात कर रहे हैं कि दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसका जो बेस है वो यही है। हम इस पूरे सब टॉपिक के अंदर बायट सावर्ट लॉ को ही डिफरेंट फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे या फिर उनके रिजल्ट हम बनाएंगे। तो बायट सावर्ट लॉ ही इस सब टॉपिक का मतलब जो मेन कॉज है वो यही है। हम इसी के ऊपर आगे की सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बायट सावर्ट लॉ बहुत सही ढंग से पढ़ना है, सुनिएगा सही ढंग से मेरी बात को। बायट सावर्ट ने ये बोला कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये आपको ओस्टेड ने बता दिया। मैं आपको क्या बताता हूं, मैं ये बताता हूं कि भाई साहब अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा और किस तरफ आएगा। ये किसने बताया बच्चों? बायट सावर्ट ने बताया। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। बायट सावर्ट ने बोला कि मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर के छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया हमने, कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का। क्लियर? इसकी वजह से यहां पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ओ। बायट सावर्ट क्या बता रहा है? बायट सावर्ट बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? वायर की वजह से बता रहा है क्या? नहीं, किसकी वजह से बता रहा है? छोटे से एलिमेंट की वजह से। ध्यान रखिएगा, बायट सावर्ट पूरी वायर की वजह से नहीं बताता, किसके वजह से बताता? छोटे से एक एलिमेंट की वजह से। पूरी वायर के लिए चाहिए तो आपको बाद में रिजल्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बायट सावर्ट ने बच्चों किसकी वजह से बताया? एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। तो हम ये बात अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आप बायट सावर्ट को एक बार लिख लीजिए अपनी भाषा में। बायट सावर्ट ने एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है इसके बारे में बताया था। हम उसके बाद में लिख भी देंगे। देखिए अब उसने बोला कि मैं आपको यह बता सकता हूं कि इस छोटे से डीएल लेंथ एलिमेंट की वजह से इस वाले ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट is given by बायट सावर्ट। क्लियर? बायट सावर्ट ने क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट उसने दिया। ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ डीबी है, तो उसने बताया डीबी आएगा ना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, वो आता है आपके पास, एक बार इसको हटाते हैं ना, एक बार सिर्फ लिखते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dn क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये बायट सावर्ट लॉ है, ये उसने एक्सपेरिमेंट से निकाल के बताया। अब आप मुझे सिर्फ इतना देख के बता दो कि यार अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन क्या है, बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इस डीबी के ऊपर तीर लगाना है कि नहीं लगाना? इसका मतलब क्या डीबी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं? सिर्फ आप मुझे इसकी वजह से बता दीजिए, इस एक्सप्रेशन की वजह से।
होना चाहिए। क्यों? अगर आप ए क्रॉस बी से जो क्वांटिटी बन रही होगी वो भी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो सी भी वेक्टर ही होगा। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। डॉट होता तब ये आपके पास स्केलर बोल सकते थे। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। किसकी वजह से? इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, हम इस पूरी वायर की वजह से नहीं निकाल रहे, हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। बायट सावर्ट ने बताया, पूरी वायर की वजह से बायट सावर्ट ने बोला, आपको मैं एलिमेंट की वजह से बता रहा हूं। पूरे की वजह से निकालना हो तो आप क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना। क्लियर? तो हम इसको खतरा करके मेंशन कर देते हैं ये वाली बात। क्या? इट इज ओनली ड्यू टू, इट इज only due to current carrying element। ठीक है, उसने बोला ये एक्सप्रेशन है। अब हमें इस एक्सप्रेशन का पोस्टमार्टम करना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीजों को समझना चाहिए क्या क्या है। ये डीबी की बात है। डीबी वेक्टर क्या है आपके पास? डीबी वेक्टर है एमएफआई। एमएफआई मतलब वो ईएफआई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एमएफआई मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, दोनों एक ही बात हो जाएगी आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड बोलो चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों बातें बोली जा सकती है इसको। तो मैं बोल रहा हूं एमएफआई, ईएफआई पढ़ा, जीएफआई पढ़ा, एमएफआई पढ़ा, ढंग से पढ़ना नहीं तो हो जाएगी बेवफाई। बता रहा हूं, बात समझ में आ रही है? ये एमएफआई दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। कहां पे? एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ। ये टर्म से ढंग से समझना बच्चों, ठीक है? ठीक है जी। म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसमें बाद में चीज को यहां पे लिखते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई पे थोड़ी जगह कम है ना, यहां पे लिख लेते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई के बारे में। तो म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी, PEREA, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे पहले था वो एप्सिलॉन नॉट था। वो क्या था? दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमिएबिलिटी। नाम याद कर बे, वो क्या था? दैट इज परमिटिविटी। ये क्या है? परमिएबिलिटी। समझ में आ गई बात? म्यू नॉट क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई और मीडियम की होगी तो वो अलग आएगी आपके पास। तो नोट लिखा मतलब किसकी है? फ्री स्पेस की। जैसे वहां पे था एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू बता 8.85 10 to the power -12। यहां पे भी इसकी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू आती है वो अच्छी खूबसूरत वैल्यू है, 10 to the power -7। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 to the power -7। किसमें? ऐसा यूनिट के अंदर। ये एक्सप्रेशन रट्टा मारना है भाई साहब। क्या कि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 to the power -7। म्यू नॉट का नाम क्या है? बोल के बताओ म्यू नॉट का नाम क्या है? बोल ना, लाइक पिटेगा नहीं तो। सही क्या था? दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 to the power -7। म्यू नॉट का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आप ऑनलाइन टीचिंग एंजॉय कर रहे हैं क्या? मजा आ रहा होगा आपको? नहीं? क्लासरूम बेटर है कि ये बेटर है? ठीक है, क्लासरूम जैसा मजा तो नहीं है। आई होप आप भी मतलब उस चीज को मिस कर रहे होंगे, बट हमारे पास जो सिचुएशंस है वो उस सिचुएशंस का मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए हम ये सब काम करना जरूरी है। तो हम बात करें भाई साहब डीबी दैट इज एमएफआई ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट एट पॉइंट ओ। ये बात सही है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू समझ में आ गई, 10 to the power -7। आई क्या है? आई तो करंट है, आई में कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या हो गया बच्चों? करंट इन वायर एलिमेंट। करंट इन वायर एलिमेंट वो तो सेम होगा ना, वो चाहे आप इस वायर की बात करिए चाहे आप इस एलिमेंट की बात कीजिए, वो दोनों में क्या होगा? सेम होगा। अब चलते हैं भाई साहब इस आर वेक्टर के ऊपर। ये अपने आप में खूबसूरत है। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है बच्चों, सुनना बच्चों सही ढंग से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर ये है कि जिस एलिमेंट की वजह से आप निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट की वजह से आप निकाल रहे हैं उसको ओरिजिन मानते हुए जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू करंट कैरिंग एलिमेंट। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, ये क्या कहलाएगा? आर वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई? दिस वेक्टर इज नोन एज आर वेक्टर। तो मैंने क्या बोला? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है जी, इतना चमक में आ गया। अब बात करते हैं डीएल क्रॉस। बच गया डीएल क्रॉस। डीएल बता सकते हैं डीएल क्या होगा? आप मान लीजिए वैसे अपने दिमाग से कुछ सोच के बताएं तो बता सकते हैं डीएल वेक्टर क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं। डीएल क्या? लेंथ वेक्टर। तो ये क्या है आपके पास में? लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट पर भाई साहब दिक्कत है।
सर कैसी दिक्कत है? दिक्कत ये है कि यार इसका डीएल का वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी डीएल वेक्टर की? 2 पॉसिबिलिटी है। कहां पे? ऊपर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। हमें कौन सा लेना है? हमें लेना है डीएल की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला, डीएल वेक्टर क्या है अभी आपके पास में? तो मैंने बोला डीएल वेक्टर इज लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। किस डायरेक्शन में? स्टार्ट के बाद को मेंशन करते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ ऐसे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर विल बी इन डायरेक्शन ऑफ आई। बात समझ में आ गई? आई के अंदर जा नहीं सकता था ना, आई को स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ डीएल को लेके जाना पड़ता है अंदर, और डीएल की जो डायरेक्शन है वो किससे डिसाइड होगी? आई से। तो आइए फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था भाई साहब कि ओस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या बोला ओस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में? आप बोल के बताइए मुझे। ओस्टर्ड ने ये बोला भाई साहब, अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। बायट सावर्ट ने बताया, ओस्टर्ड ने बात बता दी, प्रोड्यूस करेगा। मैं आपको ये निकाल के बताता हूँ भाई साहब कितना प्रोड्यूस करेगा। तो बायट सावर्ट ने बोला मेरा जो लो है वो किसके लिए है? पूरी वायर के लिए क्या? नहीं, वो किसके लिए? करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। बायट सावर्ट ने बोला मुझे करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो मैंने पूछा बता भाई साहब कितना होता है? तो उसने बोला दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। अभी रट्टा मार लो, ऐसे नहीं बाद में रट्टा मारेंगे, अभी रट्टा मारे क्लास के अंदर ही आता बात क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। रट्टा मार, ठीक ठीक। अब इसके टर्म्स को थोड़ा पोस्टमार्टम किया जाए। म्यू नॉट बाय 4 पाई वैल्यू कितनी? दैट इज 10 टू द पावर -7। ये म्यू नॉट का नाम क्या? दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पहले एप्सिलॉन नॉट था, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आप पूछो भाई साहब म्यू नॉट की वैल्यू, दिस इज नेम्ड एज म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट की वैल्यू होगी दैट इज 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। ठीक है जी। आई क्या है? आई इसमें करंट है। डीएल क्या है? डीएल डीएल हो गया लेंथ एलिमेंट, लेंथ हो गया, उस एलिमेंट की लेंथ होगी किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे भाई साहब अगर ये आर वेक्टर की, ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर ये वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर वेक्टर हो गया आपके पास में दिस इज पोजीशन, जो आपके पास में जिस पॉइंट पे आप एमएफआई निकाल रहे हैं। क्या मतलब हो गया एमएफआई का? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में? इस करंट कैरिंग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। समझ गई इतनी बात? ठीक है जी। और सब कहानी तो डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस ओ पॉइंट की वजह से। कहानी चमक गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा ये देखते हैं यूनिट ऑफ कितना है। यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं? नाम सुना है कभी? दैट इज नेम्ड टेस्ला। क्या नाम है? टेस्ला। एक साइंटिस्ट के नाम पे है, दैट इज, उसका क्या नाम है? टेस्ला। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है आपके पास वो कितनी होती है बच्चों? टेस्ला। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप इतने को छापिए, फिर अपने थोड़ा और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, इसके डायरेक्शन वगैरह के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। आप इतना छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। जो अभी हमने पढ़ा था हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। हमने भी क्या पढ़ा था कि भाई साहब एक करंट कैरिंग अगर एलिमेंट होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, वो हमने बायट सावर्ट ने हमको बताया था। तो वो जो एक्सप्रेशन निकल के आया था, दैट एक्सप्रेशन इज डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था, ठीक है। इसमें जो यूनिट थी मैग्नेटिक फील्ड की, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या था आपके पास? टेस्ला था। कई बार क्या होता है यूनिट आपको टेस्ला में ना दे कि गोस में दे सकता है, मतलब कब बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। पर अगर मान लो कभी गोस में आपको गिवन हो यूनिट, तो आप कभी गोस यूज हो तो 1 गोस कितना होता है? 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। क्लियर? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपने आप बहुत कम होता है, 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का आपके पास होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में कम है, तो कई बार मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए वो गोस का यूज कर लेता है। टेस्ला आपके पास में ऐसा यूनिट है, गोस आपके पास छोटी यूनिट है। कभी गोस में गिवन हो तो आप टेस्ला में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं यार मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास पता वैसे भी ये डीबी वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो मिलने वाली वो मिलेगी सीधे डीएल क्रॉस आर से हमें मिलेगी। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे समझ में आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको करना, तो आप क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में? मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट वापस एक बार। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। जैसे मैं ये वाला वेक्टर कुछ ए है, ये वाला वेक्टर कुछ बी है,
तो अब क्या करते थे, सबसे पहले ए की तरफ फिंगर्स करो, राइट हैंड देना था, राइट हैंड दिया, ए की तरफ फिंगर किए, किसकी तरफ कर्ल करना है, बी की तरफ कर्ल करना है, तो थंब किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, बस सी वेक्टर किस तरफ होगा आपके पास, अंदर की तरफ होगा। पर अपने पास एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ को बोलते हैं आशीर्वाद मेथड। कई बार लोग ना क्रॉस प्रोडक्ट में गलती कर बैठते हैं, तो हम उससे बचने के लिए मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं आशीर्वाद मेथड। उससे आप डायरेक्शन निकालेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर? आप चाहें तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, डीयर क्रॉस आर की डायरेक्शन में क्रॉस के हाथ को मतलब डीयर क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालिए, वो डायरेक्शन हुई किसकी, आपके पास बी वेक्टर की। पर मैं आपको एक तरीके से भी समझा सकता हूं, मतलब एक और जुगाड़ है, उससे मैं समझा दूंगा। पर आपको ये तो समझ में आ गया सर, अगर ए क्रॉस बी होता है तो जो सी वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बस जिस प्लेन में ए बी मिल रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर। इसका मतलब ये भी यहां पे भी आप ऐसे बोल सकते हैं सर, जिस प्लेन के अंदर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर है, डीबी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। क्लियर? पर आप विश्वास मानिए, मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट गलत नहीं करेंगे। आपको अपने तरीके हैं, आप फटाफट उन सवालों को निपटा सकते हैं। तो आइए क्यों ना पहले उससे चर्चा करते हैं। हम इस वाले पोर्शन को हम मिटा देते हैं ना, इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं। आपने ये छाप लिया, ये तो पहले हम देख ही रखा था। अब एक और चीज पढ़ते हैं। अगर हमसे कहीं पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू मूविंग चार्ज। कम केसेस में देखने को मिलेगा कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछे, मोस्टली केसेस पूछेगा आपसे करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। अगर आप बेसिक देखें तो इसका बेसिक यही होगा, क्योंकि पहले जब चार्ज मूव किया होगा तभी तो करंट आया होगा। तो अगर आपको एक मूविंग चार्ज की वजह से करंट पता है, एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो आप करंट कैरिंग वायर की वजह से भी निकाल सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मुझे करंट कैरिंग वायर की वजह से पता है तो मैं उसकी वजह से भी निकाल सकता हूं। क्योंकि आप सोच के देखिए, बेसिक फंडामेंटल तो ये है ना, अगर करंट कब आया, जब चार्ज मूव किया, और चार्ज के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनना मेरी बात को। चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर, उसे मैंने बताया था, अगर चार्ज मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर चार्ज मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब वो वाली बात को जस्टिफाई करने का वक्त आ गया है। आपने ये देखा, मतलब एक्चुअल जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इस वाले केस में हम देखेंगे जब चार्ज मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। अगर चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड आता है तो करंट कैरिंग वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार करंट कैरिंग वायर में भी तो चार्ज ही मूव कर रहा है, करंट कैरिंग वायर में कुछ हो सकता है, उसमें भी चार्ज मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब बहुत सारे चार्ज मूव कर रहे होंगे तो वो करंट कैरिंग वायर बन जाती है, और जब आपके सिंगल चार्ज मूव कर रहा होगा तो ये वाला केस आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है, ये बेसिक है कि चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। करंट कैरिंग वायर में क्यों आ रहा है, तो आप बहुत सारे करंट कैरिंग वायर में बहुत सारे चार्जेस हैं, वो सबके सब मूव कर रहे हैं वीडी स्पीड से, तो उनकी वजह से भी आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक। तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कस करके देखते हैं मूविंग चार्ज की वजह से कितना आता है। तो हमें इस रिजल्ट को इसकी फॉर्म में लेके आना। मैंने कहा डीबी को डीबी लिख दिया, बहुत बढ़िया। म्यू/4 को म्यू/4 लिख दिया। मैंने बोला मुझे आई नहीं चाहिए, मुझे आई नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, क्यू चाहिए। तो मैंने आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी क्यू बाय dq/dt लिख सकते हैं, dq/dt, आई को dq/dt। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। अब आप देखिए dl/dt को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा आपके पास, μ0/4 पाई dq v क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। सर आपने इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया इसको, बिकॉज हमें पता है वैसे मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मूविंग चार्ज मूव करे तो वैसे टर्म आना चाहिए ना। वैसे टर्म कैसे है, जब dl/dt करेंगे। dl/dt क्या था, dl क्या था, एलिमेंट था ना, करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, चार्ज ऊपर जाएगा, तो dl/dt को स्पीड है। ये dl/dt आपके पास में मूविंग चार्ज के, तो ये बात नहीं हो सकती ना। dl का क्या मतलब हुआ, मूविंग चार्ज में कोई बात नहीं, मतलब नहीं हुआ। उसमें क्या, उसमें वेलोसिटी लेना है, तो हमने dl/dt को हटा के यहाँ पे लिख दिया v। तो आप इसको dq, ये छोटा चार्ज एलिमेंट है, हम इसको बड़ा करना चाहें तो आप इस dq क्या मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे q मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये अपने आप में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार यूज होगा, ये कुछ कुछ सवालों में यूज होगा, पर ये वो सवाल अच्छे बन जाएंगे जिसमें ये यूज होगा। तो आपको दोनों सिखाऊंगा यूज करने, पर आप इस बात को देख लीजिए। इस वाले में ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। μ/4 पाई सेम, q सेम, v q तो चार्ज हो गया, v क्या है आपके पास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। r आपके पास में सेम। अब की यहाँ पे r क्या था, यहाँ पे r था करंट कैरिंग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे r वेक्टर क्या होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल।
मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे से क्यू चार्ज का पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे यहाँ पे क्यू चार्ज का पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है इधर वेलोसिटी v से, तो अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे तो ये वाला वेक्टर बनेगा r वेक्टर। क्लियर कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यह रिजल्ट कई बार यूज हो जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए और इससे कैसे कैलकुलेट किया ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमने ये सब चीज़ों पे चर्चा कर ली। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे, पहले हम डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे। भाई साहब करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती है, इसको एक बार हम होल्ड करें इस वाली चीज़ को, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम उसी पे चलते हैं और उसी में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है। आप इसको छापिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, फिर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा देख लेते हैं, उसे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो आपके लिए नया नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में पढ़ा है। क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ EFI, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ EFI, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां पे EFI, यहाँ पे MFI। तो हम इसको लिख लेते हैं, these are imaginary lines, these are imaginary lines tangent to which we will get direction of, these are the imaginary lines tangent to which we will get direction of MFI, that is magnetic field intensity। ये लिख लेना अपनी फॉर्म में, that is magnetic field intensity। बात समझ में आ गई? ये इमेजिनरी लाइन है जिन पर टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है आपको, ठीक है जी। और आगे चर्चा करते हैं। अगर आप पूछो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या होता था, तो अब मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टीज थी? वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, नेगेटिव पे खत्म होती थी, वो क्लोज लूप नहीं बनाती ना, पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव पे जाती थी। ऐसा ही था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज था। तो फील्ड लाइंस क्या होती थी आपके पास? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव पे खत्म हुई, यहाँ पे पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो ये क्लोज लूप थोड़ी बना रही है, ये यहाँ से चली यहाँ पे जाए खत्म हुई, ये क्लोज लूप नहीं हुआ। पर अगर आप बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक खास प्रॉपर्टी है, क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म एक क्लोज लूप। वो क्या होगा आपके पास में? वो ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए यहाँ एक बार शुरू हुई है तो वापस घूम फिर के इसी पॉइंट पे वापस आएगी, ऐसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं ना, बार मैग्नेट, तो उसमें भी ऐसा ही होता है एक्चुअली, यहां से जाती है, यहां से जाके फिर ऐसे अंदर से ऐसे वापस ऐसा बन जाता है पैटर्न आपके पास, ऐसे करके ऐसे नहीं यहाँ से निकल यहाँ पे टर्मिनेट होती है, ऐसा नहीं, एक्चुअली पूरा क्लोज लूप बन रहा होता है। पर हमें उस टाइम पे बोला जाता है नॉर्थ से निकल रहा है साउथ से जा रहा है, अंदर साउथ से निकल रहा है नॉर्थ से जा रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि यहाँ पे नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, यहाँ पे साउथ से निकलता है नॉर्थ से जाता है। एक्चुअली वो क्लोज लूप बना रही है आपके पास। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपके पास में होगी तो हमेशा क्या बनाएगी बच्चों? आपके पास क्लोज लूप बनाएगी। ये प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमारी हेल्प करेगी जब हम ये देखेंगे भाई साहब करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आती है, तो उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है बच्चों? आप थोड़ा छाप लीजिए फिर अपने आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी हम देखें करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अभी हम सीख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम निकालना सीखेंगे। मैग्नीट्यूड हम सीख चुके हैं, अभी हम डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है दैट इज ऑन डायरेक्शन। तो हमने लिखा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये मैं कई तरीके से आपको सिखाऊंगा ना, आप कोई भी मतलब वैसे तो आपको इजी मेथड है, आपको दोनों तीनों मेथड पिक कर देंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी थोड़ी। देखिए मान लीजिए आपको कभी भी एक तो सिंपल तरीका बिल्कुल बेसिक आपके पास में कि जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होता है? डीबी वेक्टर आपके पास कैसा डायरेक्शन होता है? डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन। क्लियर? ऐसे कुछ आता है, सब कुछ कांस्टेंट आ गया। तो ये जो इसकी जो डायरेक्शन होगी डीएल क्रॉस आर की, वो डीबी की डायरेक्शन होगी।
एक तो ये सबसे बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ, वो क्या है, दैट इज आशीर्वाद मेथड। वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा है कि इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम कुछ O है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, राइट हैंड का यूज करना है। राइट हैंड का यूज किया, करंट की डायरेक्शन में क्या करना है बच्चों, थंब करना है। करंट की डायरेक्शन में क्या क्या करना है, थंब करना है। राइट हैंड का यूज किया, करंट की डायरेक्शन में थंब कर दिया, ऊपर ऐसे ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। अब ये जो उंगलियां हैं, जो फिंगर्स है, वो फिंगर्स किसकी तरफ पॉइंट आउट करनी है, ओ पॉइंट की तरफ। ओ पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर दी। ओ पॉइंट की तरफ और कैसे नहीं पॉइंट आउट हो सकती ना, थंब कहां पे, राइट हैंड होना चाहिए, थंब किस तरफ होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। ये जो फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन में होने चाहिए, ओ की तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए, ओ की तरफ पॉइंट आउट है। आशीर्वाद किस डायरेक्शन में जा रहा है, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद समझते हैं ना, वो नाटक वाटक दिखते ना पुराने, जैसे माता के हाथ से आशीर्वाद निकला करता था ऐसे करके, नहीं देखा क्या आपने, देखा होगा थोड़ा बहुत। तो आशीर्वाद की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, आपके हाथ से आशीर्वाद की बजाय क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा देख करके देखते हैं, ये करंट ओ की तरफ उंगलियां कर दी, आशीर्वाद किस तरफ जा रहा है, आशीर्वाद किस तरफ जा रहा है बच्चों, अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा आपके पास, अंदर की तरफ आएगा। अरे चमक गया। इससे भी देख सकते थे, डीएल वेक्टर, करंट की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, ऐसे ही है ना, ये तो है आर वेक्टर। तो आप ऐसे देखने गई डीएल क्रॉस आर, तो ए क्रॉस बी, तो वैसे करें तब भी अंदर ही आएगा। तो आप ए क्रॉस बी से कर लीजिए चाहे, पर ये आशीर्वाद मेथड से देखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना आशीर्वाद मेथड में, आशीर्वाद मेथड के बारे में चर्चा करें, दैट इज आशीर्वाद मेथड, आटा नहीं मेथड। सबसे पहला स्टेप क्या है, यूज राइट हैंड। ऐसा नहीं है तो राइट हैंड से लिखा है तो लेफ्ट से कर लेता हूं, गलत हो जाएगा ना, ध्यान रखना, राइट हैंड का यूज करना है। यूज राइट हैंड। जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं वो कई बार गलती कर बैठते हैं, वो ऐसे बोलते हैं सर राइट से लिख रहे हैं तो लेफ्ट से कर लेते हैं, फिर वो गलत हो जाता है, फिर नालायक होते हैं, सर हमसे सीधी मिस्टेक हो गया। अभी तो नालायक है तब बोलो सीधी मिस्टेक, पर ध्यान रखता, यूज राइट हैंड। फिर क्या करना है, थंब किसकी डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में, फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। आशीर्वाद से क्या निकलेगा, आशीर्वाद जिस डायरेक्शन में है वहां पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। आशीर्वाद मतलब पाम बोल सकते हैं आप, जो हथेली होती है वो हथेली जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो चमका क्या बच्चों कुछ कुछ, आओ थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। यार अगर मान लो सवाल करते थोड़ा, यहां पे ऐसे है करंट कैरिंग वायर, मैं पूछूं इस वाले पॉइंट का नाम ए, बताओ इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करके बताइए फटाफट। करंट ऐसे जा रहा है, उस ए पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए, कैसे करेंगे, राइट हैंड का यूज किया, ये रहा राइट हैंड। क्या बोला सबसे पहले, यूज राइट हैंड कर दिया भाई साहब। थंब किसकी डायरेक्शन में करना है, करंट की डायरेक्शन में, थंब ये लो करंट की डायरेक्शन में कर दिया, थंब कर दिया करंट की डायरेक्शन में, इधर उधर कहीं भी कर लो, ये ऐसे कर ले, बस थंब करंट डायरेक्शन रखना है। अब ये उंगलियां किसकी तरफ करनी है, गिवन पॉइंट डायरेक्शन में, तो पॉइंट किस तरफ, ऊपर, तो ऐसे ही ऐसी होगी। और समझ में आ रहा है, मैं आशीर्वाद किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ निकलता आ रहा है ऐसे आशीर्वाद, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो आप क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ। अरे सही, कोई दिक्कत नहीं। चलो और देखते हैं भाई साहब, आइए ऐसे मैग्नेटिक, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर किस तरफ है, बाहर की तरफ। आपसे पूछा गया बताइए इस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम कुछ पॉइंट, ये सवाल खत्म हो गया भाई, ये सवाल ये पे डब्बे में खत्म हो गया। अब ये नया सवाल है आपके पास, इस वाले पॉइंट का नाम, इस ओ पॉइंट के ऊपर बताओ एमएफआई की डायरेक्शन किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। निकाल दिया, हाँ। मास्टर ने क्या बोला भाई साहब, राइट हैंड का यूज करो, ये रहा राइट हैंड। थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, थंब को चिपका दिया भाई साहब, ये थंब इधर आ गया। अब क्या क्या करना है, फिंगर किसकी डायरेक्शन में करना है, ओ पॉइंट की तरफ। हुई क्या, नहीं हुई, नहीं है ना, ओ पॉइंट ऊपर है, घुमाओ 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 घुमाओ, हो गया। आशीर्वाद किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा। अरे चमक गया, कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। थोड़ा और एंजॉय करते हैं, ये थोड़ा एक और सवाल करके देखते हैं। ये सवाल खत्म, इसको डब्बे में बना दिया। अच्छा अब हम बनाते हैं कुछ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट जा रहा है,
तो इस वाले पॉइंट पूछ रहा है ए पॉइंट, ए पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। हाँ भी हुआ, कैसे करेंगे? मैग्नेटिक थंब किसकी डायरेक्शन में करना है? राइट हैंड का यूज करना है, ये रहा राइट हैंड। थंब किसकी डायरेक्शन में? वायर की डायरेक्शन में कर दिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया थंब ना। फिंगर किसकी तरफ करनी है? ए पॉइंट की तरफ। ए पॉइंट की तरफ नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, कब होगी, कब होगी? अब ये ए पॉइंट की तरफ। हाथ मत तोड़ देना, ढंग से करना। कर दी। अश्वर किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा? अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, चमक गई इतनी बात। तो ये आपको मेथड चमक जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप सिंपल ए क्रॉस बी से कर सकते। इसके बाद मैं एक और बता रहा हूँ, वो सबसे बेहतरीन है, मतलब उसमें सारी कहानी खुल के आ जाएगी, एक साथ सब काम हो जाएगा। पर मान लो कभी किसी एलिमेंट वेलिमेंट को देखना हो, कोई दिक्कत हो, तो आप आशीर्वाद मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? छाप लीजिए, आप इसको छापिए, फिर मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं मैं आपको, उससे आप इजिली कर पाएंगे। आशीर्वाद मेथड हमने देख लिया, अब भाई थोड़ा सा और इस पे डेप्थ में चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, मैं वो चीज दिखाना चाहता हूँ ना, थोड़ा उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी डायरेक्शन। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये मार्कर को मान लेते हैं, ये मार्कर हम मान लेते हैं कि भाई साहब ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को हम थोड़ा इंटरप्रेट करके देखते हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? ये करंट ऊपर जा रहा है बच्चों, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे इस वाले पूछ रहा हूं, निकाल पाएंगे? किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ गया। मैं पूछूं इस वाले पॉइंट पे, तो इसके टेंजेंट आ रहा है ना। आशीर्वाद किस तरफ है? इस वाले डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए जैसे अगर आप यहाँ पे ऐसे आप बात कर रहे हैं, ये आपने इस वाले पॉइंट पे आप निकालने जा रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, तो आप क्या बोलेंगे? सर फिंगर ऊपर की तरफ ऐसे करके, तो इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर। आशीर्वाद क्या हथेली के परपेंडिकुलर है ना आशीर्वाद, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। हमेशा जो आपके पास में डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर है, ये वाला वेक्टर आई की डायरेक्शन वाला और ये वाला, इनको जो लाई करने वाला प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर तो होगा, बिकॉज वही था डीएल क्रॉस आर था, तो आर वेक्टर तो ये वाली डायरेक्शन में है। और आपके पास में ये जो आपकी डीएल की डायरेक्शन आ गई आपके पास, तो आर अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये होगा, हर एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आर होगा, पर प्लेन तो यही बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आना चाहिए आपके पास। तो इस ओ वाले पॉइंट पे किस तरफ आ गया आपके पास? इस तरफ आ गया, अंदर की तरफ। क्लियर? तो आपने देखा सर मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे अंदर की तरफ, कोई दुख नहीं। अगर आपसे पूछो बताओ यहाँ पे किस तरफ आएगा? इस वाले पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट है, बताओ इस पे किस तरफ आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? सर इस तरफ करके इधर आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, यहां पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो इसके इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा, यहाँ पे 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 ऐसा, हमेशा जो रेडियल जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर आ रहा है आपके पास। क्लियर? तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करूं, तो कैसी बनेगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, इसकी ऐसी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। सही है ना ये बात? कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी? ऐसे। क्यों? आपने देखा ना भाई सब कैसे, क्या क्या रीजन आ रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो बात ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन टेंजेंट टू व्हिच वी आर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ एमएफआई। अगर आपको हर एक पॉइंट पे एमएफआई की डायरेक्शन पता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। तो ऐसी बनेगी, देख लीजिए आप। अगर आप सर्कुलर बनाएंगे, देखिए हर एक पॉइंट पे आपको उसकी डायरेक्शन मिलेगी, उसके टेंजेंट ड्रॉ करने से मिल जाएगी। तो अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो ऐसी ऐसी बनेगी, ऐसी। अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेगी। सेंस देखिए, सेंस ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे इस वाले पॉइंट से बाहर आ रही है, इसमें ऐसे अंदर जा रही है, इनटू द प्लेन जा रही है, ऐसे ऐसे करके। अरे क्लियर? ठीक। अगर आप मैं बोलूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप या तो फील्ड से देख लीजिए भाई, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? देखिए ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। अरे सही है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? ऐसी ऐसी बनेगी, ऐसे ऐसे करके यहां पे ये वाली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ऐसे।
तो आप कोई भी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। जैसे इसके लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने जाऊंगा ना पूरी वायर के लिए, तो ऐसी बहुत सारी फील्ड बनेगी, ऐसी छोटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी ऐसे। और इनका जो सेंस है वो किससे डिसाइड कर सकते हैं आप? राइट हैंड थंब रूल से भी डिसाइड कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? ये राइट हैंड का थंब हो गया, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है वो सेंस हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, आशीर्वाद मेथड से वही डायरेक्शन आ रही है। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फॉर सेंस ऑफ क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, we can use राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पता है ना आपको क्या होता है? राइट हैंड का थंब आप एक डायरेक्शन में कर दो, करंट की डायरेक्शन में, तो जो कर्ल करने का सेंस आएगा फिंगर्स को, दैट बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने क्या बोला, थंब किसकी डायरेक्शन में किया? थंब करंट की डायरेक्शन में किया। जो सेंस आ रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर्स, वो क्या आएगा आपके पास? सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ, that it is sense of magnetic field lines। और ये बात हम पहले भी चर्चा भी कर चुके थे भाई साहब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी आपके पास, वो क्लोज लूप बनाएंगे। तो आप देखिए बना रही है क्लोज लूप। तो अगर आप ऐसे पूरा लूप जैसे आपको भी दिखाई देगी भाई साहब, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन रही है, तो आप किसी पॉइंट पे आप इजीली निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पता है, आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है? तो आप थोड़ा इसको छापिए, फिर मैं आपको थोड़ी और इसको बारे में थोड़ी चर्चा करवाता हूं, ताकि थोड़ा आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज की। स्टूडेंट्स, ये वाला जो डायग्राम है, ये आप कुछ याद करें तो आपको याद आएगा, आपने 10th क्लास में ऐसा देखा था। 10th क्लास के अंदर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की थी, और वही हम अभी बात कर रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाना चाहते हैं तो आप करंट की डायरेक्शन में थंब कर दीजिए, और जिस सेंस में फिंगर्स कर्ल हो रही है, दैट विल बी द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग। बच्चों अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने देखा। तो अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप आशीर्वाद मेथड से प्रोसीड कर लीजिए, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लीजिए। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन चमक गया ना बच्चों, तब फिर कुछ नहीं फंसेगा। मतलब आशीर्वाद भी उसका बच्चा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गया तो आपको सब दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम थोड़ा उस पर थोड़ा चर्चा करके देखते हैं, हम थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं उस चीज की। हम ये मानते हैं कि बच्चों ये हमारे पास में ये आपके पास में करंट कैरिंग वायर है। दिस इज ए करंट कैरिंग वायर। इज इट क्लियर? ये केमिस्ट्री का था पर हमने उठा लिया फिजिक्स में, थोड़ा सा करंट का समझ लेंगे उसे। तो ये ऐसे करंट जा रहा है, ये जो ब्लू दिखा रहा है इसकी तरफ क्या जा रहा है? आपके पास करंट जा रहा है। ठीक है जी। अगर इसकी तरफ करंट जा रहा है, आपसे ये बोला गया कि इस वाले पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो अपने थोड़ा और उठा लेते हैं यहाँ, थोड़ा हेल्प लेने के लिए। मान लीजिए मुझे बोला गया इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो मैंने आशीर्वाद मेथड से देखा, तो आशीर्वाद मेथड से क्या देखा? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले पॉइंट की तरफ फिंगर खोला तो किस तरफ? इस तरफ निकल रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है जो इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है। इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो कैसा है आपके पास? वो कुछ इस डायरेक्शन में है आपके पास, इस वाले डायरेक्शन के अंदर। क्लियर? सही है ये वाली बात। यहाँ जहाँ पे आपको ये ब्लू वाला दिखाई दे, ये व्हाइट वाला जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट डायरेक्शन में इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ पे ब्लैक है उस वाले पॉइंट पे व्हाइट की डायरेक्शन में है। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पे तब भी वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो आप अगर देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये व्हाइट वाला आपको पॉइंट आउट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे आपने बनाया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। क्लियर? ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? तो आपने आशीर्वाद मेथड देखा, हर एक पॉइंट पे समझ में आ गया। पर एक्चुअली आशीर्वाद मेथड भी कहां से आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आया। क्योंकि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कैसी बन रही है? ऐसी बन रही है। तभी तो इस वाले पॉइंट पे इधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे इधर आ रहा है, इस पॉइंट पे इधर आ रहा है। अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आएगा? इसके परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे, इस वाले डायरेक्शन में जहां पे व्हाइट वाला है। इसको घुमाएंगे तो घूमता रहेगा। मतलब ये अगर आप इसको ऐसे 90 डिग्री से ऐसे बाउंड कर दें इसको, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आप इसको 90 डिग्री बाउंड कर दें ऐसे, तो इसके 90 डिग्री पे रहेगा हमेशा ऐसे। जैसे ये है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। व्हाइट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार ऐसा सेटअप अगर हो गया तो आपको फील्ड लाइन बनाने आना चाहिए। फील्ड लाइन कैसे बनी? फील्ड लाइन ऐसी बन रही है। मतलब अगर आप देखेंगे इसकी फील्ड लाइन तो ऐसी बनेगी, ऐसी ऐसी फील्ड लाइंस। और इसका सेंस कैसे डिसाइड होगा? सेंस आपको समझ में आ रहा है? या तो आप इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। कौन से वाले पॉइंट पे? इसको पकड़ देता हूं स्ट्रेट में, रह जा भाई, जस्ट ए मिनट ना। ऐसा आपने बना दिया इसको, ठीक है? ऐसा बना दिया।
तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको समझ में आ रहा है सर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो इसका सेंस कैसा बनेगा, ऐसा सेंस बनेगा। या तो आप किसी एक पॉइंट पे आशीर्वाद की डायरेक्शन देख के, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देख के वहां सेंस डिसाइड कर लो, नहीं तो मास्टर ने आपको जो बेस्ट मेथड बताया दैट इज राइट हैंड थंब रूल। आप क्या कीजिए, करंट के सेंस में अंगूठा कीजिए, फिर इसको कर्ल कीजिए, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दे जाएगी। क्लियर है बच्चों ये बात? तो आइए थोड़ा और प्रोसीड करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे कोई ऐसे बोले कि ये करंट कैरिंग वायर है, दिस इज करंट कैरिंग वायर। क्लियर, ये करंट कैरिंग वायर है। सर अगर ये करंट कैरिंग वायर है मतलब करंट कहां जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। इस डॉट का मतलब क्या होता है, करंट कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, तो करंट ऐसे जा रहा है। क्लियर, मतलब ऐसा ऐसा जा रहा है। ये ब्लू वाला अगर करंट को शो कर रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है। क्लियर, ठीक है। अगर वो मुझसे पूछे कि इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, तो मैं या तो आशीर्वाद मेथड से बताऊं, तो मैंने बोला सर इस तरफ। ठीक है, अगर आप पूछूं इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, तो आप बोलेंगे सर आशीर्वाद मेथड से। आपने आशीर्वाद मेथड से क्या करते हैं, करंट की तरफ थंब किया, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे फिंगर्स खोली, आशीर्वाद हथेली के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे जा रहा है, यहां पे इस वाले पॉइंट पे यहां पे जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे यहां पे जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे यहां पे जा रहा है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर, पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनाए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे कहानी खत्म हो जाएगी, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप होता है तो ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो कैसे बनेगा, मैंने बताया था आपको कि राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए आप। करंट की तरफ थंब किया, फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है, तो कैसा बनेगा आपके पास फील्ड लाइंस, कुछ ऐसा बनेगा। फील्ड लाइंस ऐसा ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे। मतलब ये जैसे आपके पास पॉइंट्स है तो यहाँ पे इस वाले पे बनेंगे, फिर आगे वाले प्लेन में भी ऐसा बनेगा, उससे आगे वाले प्लेन में बनेगा, ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस बनती रहेगी। आपको समझ में आ रही है बच्चों? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बोर्ड के प्लेन में बनेगा, इसके पैरेलल प्लेन होगा वहां पे ही बनती रहेगी, ऐसे आगे बनती रहेगी, आगे बनती रहेगी, फिर ऐसी सर्कुलर बन रही है। अब सेंस आप डिसाइड कर लो, सेंस आपको समझ में आ रहा है सर इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए सेंस कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसे करें तब भी देख सकते हैं, आपने आशीर्वाद की डायरेक्शन से पता था मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको इस तरफ चाहिए तो सेंस ऐसा होना चाहिए। नहीं तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी चेक कर सकते हैं, सर फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। ये हमने फील्ड लाइन बना दिया। बच्चों इस चैप्टर में डायरेक्शन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्शन क्लियर है तो आपके आधे सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। अच्छा और देखते हैं, मतलब ऐसा है आपको पूरा मतलब मैग्नेटिज्म में सारी चीजें पता है, पर आपको डायरेक्शन में दिक्कत है तो आप सवाल में गलती कर ही लेंगे। तो बच्चों डायरेक्शन बहुत ढंग से समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहां पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट कैरिंग वायर, इसका मतलब क्या है सर जी, करंट किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब कैसे शो होगा ये ऐसे शो होगा। ऐसे शो होगा क्या, नहीं सर ये ब्लू वाला करंट को शो कर रहा है, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ है, ऐसा बनेगा। ये समझ में आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, तो आप बोलेंगे सब आशीर्वाद मेथड से चेक कर लेते हैं। करंट की तरफ थंब किया, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां फिंगर्स को ली, आशीर्वाद नीचे की तरफ, मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ। क्लियर, मैं पूछूं यहां पे बताओ, तो यहां पे भी आप ऐसे बोलेंगे सर इसकी तरफ फिंगर थंब किया, इधर खोला, इधर आ रहा है आपके पास। यहां पे अगर मैं बोलूं तो सर यहां पे आ रहा है, यहां पे अगर बोलूं तो यहां पे आ रहा है। मतलब रेडियस वेक्टर जो बन रहा है इसके परपेंडिकुलर बन रहा है आपके पास। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे। ये तो एक तरीका हो गया, आपने आशीर्वाद मेथड से देखा। अब मैं बोलूं नहीं इसकी फील्ड लाइन बना के दिखाओ, तो फील्ड लाइन आप कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे सर ये करंट कैरिंग वायर है, फील्ड लाइन बनेगी सर्कुलर। आप सर्कुलर फील्ड लाइन बनेगी तो कैसी बनेगी, ऐसी ऐसी फील्ड लाइन बना देंगे आप, ऐसी ऐसी। बच्चों दिस इज करंट कैरिंग वायर, दिस इज करंट कैरिंग वायर इनटू द प्लेन। समझ में आ रहा है ना ये बात, ये क्रॉस क्या है, करंट कैरिंग वायर है। दिस इज डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। दिस इज करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। क्लियर है, ठीक है। इसमें भी ऐसा बन रहा है। अच्छा इसको अगर हम देखें तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, या तो आप यहां से देखिए इस वाले पॉइंट पे इस तरफ है, अगर इस वाले पॉइंट पे इस तरफ चाहिए तो फील्ड लाइन ऐसी चाहिए ना आपको, तो आप बोलेंगे सर फील्ड लाइन इसकी कुछ ऐसी बनेगी। नहीं तो आप उससे भी देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से फिंगर को कर्ल करेंगे तो ऐसे आएगा आपके पास। क्लियर, तो हमने क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will be decided by कैसे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसकी तरफ क्या करो, थंब करो और फिंगर्स को कर्ल कर दो। क्लियर, तो थंब किसके डायरेक्शन में किया है हमने, यहां पे थंब किया है करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्ल होने का सेंस है, जो फिंगर से कर्ल होने का सेंस है तो वही मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक
field lines will be in same sense as of fields। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गई, सब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनानी है। अगर करंट ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगी, करंट ऐसे नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगी। तो आप कर पाएंगे, इससे आप हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन देख पाएंगे। तो बच्चों इस वाले लेक्चर के अंदर हम यही तक करेंगे। हमने इस वाले लेक्चर में बेसिक जान लिया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और बायट सावर्ट लॉ हमने पढ़ लिया। वो एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। क्या एक्सप्रेशन था फटाफट बताइए मुझे बोल के। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। इस रिजल्ट से आप चार्ज वाला जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करना आना चाहिए। फिर हमने बात की थी डायरेक्शंस की, और डायरेक्शन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन से ढंग से छाप लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।